अब हम लोग अध्ययन करेंगे इन सभी जो भाग हैं इसको एक एक करके हम लोग अलग अलग करके अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो पहला भाग होता है वो होता है विखंडन। हमारा जो पहला भाग होता है वो होता है विखंडन। देखिए विखंडन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फिजन, विखंडन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फिजन, यह अलैंगिक प्रजनन की बहुत ही सरल विधि होती है। कैसे सरल विधि होती है? इसमें जीव साधारण विभाजन या समसूत्री विभाजन के द्वारा दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक पुत्री कोशिका से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग विखंडन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई क्या क्या जनक जीव है और इसके अंदर मान लीजिए डीएनए पाया गया। यही जनक जीव, ये मान लो आपका जनक है यानी मेन, जिसको आप मातृ कोशिका कह सकते हैं, इसका विभाजन हुआ, ये दो या दो से अधिक भाग में बट गया और जितने भाग में बटा इसी के अंदर वाला डीएनए इसमें भी आ गया और यही डीएनए इसमें भी आ गया। ये आपका जनक हो गया और ये आपकी क्या बन गई? नई संतति बन गई। यहाँ पर ये क्या बन गया? नई संतति बन गई। ये भी आपका सेम क्या बन गया? नई संतति बन गई। तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? विखंडन बोलेंगे। कितना इजी है। विखंडन का मतलब होता है कि जब कोई जीव सूत्री विभाजन या फिर साधारण विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बट जाए और प्रत्येक भाग से जब एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाए तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग विखंडन कहते हैं। प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। अगर हम बात करें तो विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विविखंडन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है बहुविखंडन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो बच्चों याद रखना है कि विखंडन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है हमारा बहुविखंडन। द्विविखंडन को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे बाइनरी फिजन और बहुविखंडन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो इस प्रकार से आपका ये कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। इसको भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। और अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि इन दोनों जो द्विविखंडन है और बहुविखंडन, इसको हम लोग एक एक करके अलग अलग करके अध्ययन करते हैं। तो विखंडन का हमारा जो पहला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं द्विविखंडन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। द्विविखंडन या अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। यानी अब नाम से ही पता चल रहा है, द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब होता है दो। तो जब जीव केवल दो खंडों में विभाजित हो, याद रखिए, जब जीव केवल क्या हो? दो खंडों में विभाजित हो तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। जैसे कि अमीबा, अमीबा एक जीव है और इसमें अलैंगिक जनन द्वारा द्विविखंडन होता है। और अमीबा में क्या होता है कि एक निश्चित वृद्धि के बाद ये जो अमीबा का जो क्रोमोसोम होता है वो द्विगुणन हो जाता है और केंद्रक विभाजित होकर के दो पुत्री कोशिकाएं को जन्म देता है। और यही पुत्री कोशिका वृद्धि करके क्या करता है? फिर से परिपक्व होने के बाद फिर जनन की क्रिया करती है और इस प्रकार इसमें प्रजनन की प्रक्रिया जो वो हमेशा होती रहती है। इसी प्रकार अमीबा की तरह पैरामीशियम भी है जो कि आपका द्विविखंडन का उदाहरण। तो याद रखिए कि द्विविखंडन का मतलब हो गया कि जब कोई जीव केवल और केवल दो खंडों में विभाजित हो और प्रत्येक खंड से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाए तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं द्विविखंडन। और इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका अमीबा और पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा आपका अमीबा और पैरामीशियम। तो इसको याद रखिएगा, इसका हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। अगर हम इसी तरह से बात करें तो हमारा जो दूसरा भाग होता है यानी विखंडन का जो हमारा दूसरा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं बहुविखंडन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। अंग्रेजी में इसको हम लोग मल्टीपल फिजन के नाम से जानते हैं। बहुविखंडन बोलिए या फिर अंग्रेजी में इसको मल्टीपल फिजन के भी नाम से जानते हैं। बच्चों यहाँ पर बहु का मतलब हो जाता है अनेक। बहु का मतलब हो जाता है अनेक। 10th में आप सोशल साइंस में पढ़े होंगे बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब एक ही परियोजना में कई योजना। बहु का मतलब होता है अनेक। तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोई मातृ कोशिका दो से अधिक भागों में विभाजित होती हो और प्रत्येक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती हो तो प्रजनन की इस विधि को या फिर विखंडन की इस विधि को हम लोग बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। इसी को लिखा गया है
कि जब कोई जीव अनेक बार विभाजन करता है और जिसके फलस्वरूप एक बार में अनेक संततियां उत्पन्न हो जाती है, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स आपको प्लाज्मोडियम हो गया, अमीबा हो गया, या फिर मोनोसिस्टिस हो गया। जैसे अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें बहुविखंडन होता है, और प्लाज्मोडियम बहुत सारे बच्चों को पता होता कि होता क्या, यह एक प्रकार का मलेरिया परजीवी है, जिसके कारण क्या होता है कि मलेरिया नामक रोग जो है यह मनुष्य में उत्पन्न होता है। यानी मच्छर के काटने से मनुष्य में जो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम क्या करता है कि बहुविभाजन करता है, मतलब एक प्लाज्मोडियम कई भाग में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से जो है एक नए नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो आप याद रखिएगा कि जब कोई जीव 2 से अधिक भाग में विभाजित हो या फिर अनेक भाग में विभाजित हो और प्रत्येक भाग से जब एक नए जीव की उत्पत्ति हो, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा प्लाज्मोडियम, अमीबा और मोनोसिस्टिस। प्लाज्मोडियम, अमीबा और मोनोसिस्टिस जो है इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हमारा जो अलैंगिक प्रजनन की जो दूसरी विधि है, इस विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। हमारी जो दूसरी विधि है इस विधि को हम लोग बोलेंगे मुकुलन। देखिए मुकुलन यह भी अलैंगिक प्रजनन की एक विधि होती है। मुकुलन भी क्या है? अलैंगिक प्रजनन की एक विधि होती है। इसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है। यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई जीव है, अब इस जीव के शरीर के या तो बाहर या फिर इस जीव के शरीर के अंदर एक छोटा सा उभार उत्पन्न होगा, और यही उभार धीरे धीरे क्या होता है, एक नई कलिका में विकसित हो जाती है, और इस नई कलिका से एक नए जीव की निर्माण होता है या फिर एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो जीवों में पाए जाने वाले प्रजनन की इस विधि को बच्चों हम लोग मुकुलन के नाम से जानेंगे, और अंग्रेजी में हम लोग इसको बडिंग के नाम से जानते हैं। तो यही बात लिखा है कि यह अलैंगिक प्रजनन की क्या है? एक विधि है, और जिसमें जीव का शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है। यहाँ याद रखिए एक छोटा सा क्या बनता है? उभार बनता है। और यह उभार या तो जीव के शरीर के बाहर भी हो सकता है, और यह उभार या तो जीव के शरीर के अंदर भी हो सकता है। और यही उभार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और इसके बड़ा होने से इसी से एक कलिका या मुकुल बनेगा, और यही कलिका या मुकुल जब एक नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा तो प्रजनन की क्रिया होगी। प्रजनन की इस क्रिया को हम लोग मुकुलन या फिर अंग्रेजी में बडिंग के नाम से जानते हैं। मुकुलन या बडिंग के नाम से जानते हैं। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट्स कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारा जो मुकुलन होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी बडिंग जो होता है ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो मुकुलन पहला जो बडिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं बहिर्जात मुकुलन। पहला जो मुकुलन का भाग होता है इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं बहिर्जात मुकुलन। और मुकुलन का जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंतःजात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रोजेनियस बडिंग, और अंतःजात मुकुलन को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंडोजेनियस बडिंग। तो आप यह नाम से ही पता चल रहा है, बहिर्जात का मतलब बाहर और अंतःजात का मतलब अंदर। मैंने आपको पूर्व में ही परिभाषा में बताया कि जब किसी जीव के शरीर पर उभार बनता हो, और यह उभार बच्चों या तो शरीर के अंदर हो सकता है या फिर ये उभार बच्चों शरीर के बाहर भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जब अगर हम बात करें किसका? बहिर्जात मुकुलन का, तो जब किसी जीव के शरीर के बाहर, जब किसी जीव के शरीर के बाहर उभार उत्पन्न होता हो तो प्रजनन, और उस उभार से एक नई कलिकाएं बनती हो, और वह कलिका जब एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता हो, तो इस प्रकार के मुकुलन को हम लोग बहिर्जात मुकुलन के नाम से जानते हैं। और ये किस जीवों में होता है? तो ये होता है हाइड्रा और ईस्ट नामक जीवों में। याद रखिएगा बहिर्जात मुकुलन का जो एग्जाम्पल्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट। बहिर्जात मुकुलन का उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट। इसी तरह अगर हम बात करें अंतःजात मुकुलन की, तो अंतःजात मुकुलन का मतलब होता है कि जब किसी जीव के शरीर के अंदर मुकुल या कलिकाएं निकलती हो, जब किसी जीव के शरीर के अंदर मुकुल या कलिकाएं निकलती हो, और वह मुकुल या कलिका जब एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाए, तो जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग अंतःजात मुकुलन के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा स्पंजिला।
तो याद रखिएगा, अंतःजात मुकुलन का एग्जाम्पल्स हो गया एस्पंजिला और बहिर्जात मुकुलन का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा, और दोनों के परिभाषा में कोई दम नहीं है। इसका साधारण सी बात होगी कि जब किसी जीव के शरीर के बाहर उभार उत्पन्न होता हो और उस उभार से एक नई कलिकाएं निकलती हो और वह नई कलिका जब एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता हो, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बहिर्जात मुकुलन बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट। और इसी तरह जब किसी जीव के शरीर के भीतर अंदर उभार उत्पन्न होता हो और यह उभार एक नई कलिका में बदल जाती हो और उस नई कलिका से नए जीव का निर्माण होता हो, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं अंतःजात मुकुलन, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एस्पंजिला। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, और हम लोग अब अध्ययन करेंगे हमारा जो तीसरा पार्ट है इसका अलैंगिक प्रजनन का, जिसको हम लोग बीजाणु निर्माण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में एस्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, बीजाणु निर्माण का मतलब होता है कि बीजाणु, चूंकि यहाँ पर क्या है बीजाणु, और निर्माण का मतलब होता है बनना। तो बीजाणु क्या है? बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिका होती है, मतलब एक छोटी सी कोशिका होती है एवं पतली भित्ति वाले होते हैं। आप याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बीजाणु क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्पोर कहते हैं। तो बीजाणु क्या है? बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिका होता है, मतलब एक क्या छोटी सी कोशिका होती है, और इसमें जो है ना, इसकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। बीजाणु ना केवल नए सदस्य के निर्माण में बल्कि उनके परिकीर्णन में भी मददगार होते हैं। बीजाणु के माध्यम से तो नए सदस्य का निर्माण होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है कि जो परिकीर्णन की प्रक्रिया होती है, मतलब एक जीव की जो प्रजाति है दूसरे जगह जाकर के अपनी प्रजाति का विकास करते हैं, उसमें भी जो है ना इसका क्या होता है योगदान होता है, यानी परिकीर्णन में भी ये क्या करता है मदद करता है। बीजाणु निर्माण मुख्यतः किन किन जीवों में होगा? मोनेरा में होगा, प्रोटिस्टा में होगा, कवक में होगा और शैवाल में होगा। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पर याद रखने वाली चीज है कि बीजाणु निर्माण किसमें होगा। तो आपको याद रखना कि बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया जो है वो मोनेरा में होगा, प्रोटिस्टा में होगा, कवक में होगा और शैवाल में होगा। समझे? कवक में होगा और ये शैवाल में होगा। जल बीजाणु को भी जूस्पोर कहते हैं, कहा जाता है, और यह एक प्रकार का क्या है जलीय जीव है। ये एक प्रकार का क्या है जलीय जीव है। जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्लेमाइडोमोनास हो गया। तो ये तो यहाँ पर किताबी भाषा में लिखा गया। मैं आपको इसको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि हमारा जो अलैंगिक प्रजनन का जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम लोग एस्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा? तो एस्पोरुलेशन का मतलब होता है, बीजाणु निर्माण का मतलब होता है कि जब अलैंगिक प्रजनन की वैसी विधि जिसमें बीजाणु के माध्यम से एक नए जीव की उत्पत्ति होती हो, बीजाणु के माध्यम से एक नए जीव की उत्पत्ति होती हो, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बीजाणु निर्माण के नाम से जानते हैं। अब फिर इसमें यह सवाल आता है कि आखिर बीजाणु क्या है? तो बीजाणु क्या होता है? बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिका और पतली भित्ति वाली संरचना होती है, जिसका मुख्य काम नए जीव को उत्पन्न करना होता ही है। साथ ही साथ इसका काम कब होता है कि जीवों के परिकीर्णन में भी ये मददगार सिद्ध होती है। तो बीजाणु निर्माण का मतलब होता है कि बीजाणु के माध्यम से जब नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की विधि को हम लोग बीजाणु निर्माण के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बीजाणु निर्माण की, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट्स कर लें, इसके बाद मैं आपको बात करता हूं। अगर हम बीजाणु निर्माण की बात करें तो बीजाणु निर्माण की भी प्रक्रिया जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है अचल बीजाणु और दूसरा होता है चल बीजाणु। अचल बीजाणु जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नॉन मोटल स्पोर, और दूसरा हमारा होता है चल बीजाणु जिसको हम लोग बोलते हैं जूस्पोर। तो देखिए, यहाँ नाम से भी पता चलता है, बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी में शब्द होते हैं जिसको अगर नाम से आप लोग ध्यान रखोगे तो लंबे समय तक आपको ये याद रह सकता है। अचल मतलब ना चलने वाला, और चल का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान गति करने वाला। इस बात को अगर आप याद रखते हो तो आसानी से आप इसका परिभाषा देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अचल बीजाणु यानी नॉन मोटल स्पोर क्या होता है। नॉन मोटल स्पोर क्या होता है? तो ये बीजाणु वनस्पति कोशिकाओं का एक हिस्सा से उत्पन्न होता है, और इसमें क्या होता है कि गतिशील नहीं होता है।
तो साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वैसा बीजाणु जिसमें गति नहीं पाया जाता हो, वैसा बीजाणु जिसमें गति नहीं पाया जाता हो, मतलब एक ही स्थान पर अपने जैसे नई संतति को उत्पन्न करता हो, तो इस प्रकार के बीजाणु को हम लोग अचल बीजाणु के नाम से जानेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एप्लाइनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिड्स, कोनेडिया इत्यादि। तो आप याद रखिएगा एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको अचल बीजाणु का एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो अचल बीजाणु का मतलब हो गया कि वैसा बीजाणु जिसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती हो, वैसा बीजाणु जिसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती हो उसे हम लोग अचल बीजाणु कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल्स हो जाएगा वो एप्लाइनोस्पोर हो जाएगा, हिप्नोस्पोर हो जाएगा, एकाइनिड्स हो जाएगा, कोनेडिया हो जाएगा इत्यादि हो जाएगा। अब इसकी कुछ और विशेषता है, इसमें कुछ बीजाणु बाह्य अंगों पर विकसित होते हैं, जैसे कि कोनेडिया, यानी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसके बाह्य अंगों पर ये निर्मित हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनेडिया। और कभी कभी आपको कोनेडिया का जो स्वच्छ चित्र है वो 2 नंबर का एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये हो गया अचल बीजाणु। अगर हम बात करें चल बीजाणु की तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा कि वैसा बीजाणु जिसमें गतिशीलता पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं चल बीजाणु। वैसा बीजाणु जिसमें गतिशीलता पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। इस प्रकार के जो बीजाणु हैं ये अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं और इसमें क्या होता है कि विभाजन की प्रक्रिया होती है और विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से ये 2, 4 या इससे अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं और इसके ऊपरी भाग में केशनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। और ये फ्लैजिला के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा में या फिर पानी में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार के बीजाणु को हम लोग बोलते हैं चल बीजाणु। नाम से ही पता चल रहा है, चल मतलब गति करने वाला। तो चल बीजाणु एक प्रकार का वैसा बीजाणु होता है जिसमें गति होती है, यानी इस सबसे पहले इसमें क्या होता है कि चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानी में होता है। ये कुछ शैवाल में अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। इसके निर्माण में जनक कोशिका का जीव द्रव, याद रखिएगा इसके निर्माण में जनक कोशिका का जीव द्रव सूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेती है। और इन जीवों में फ्लैजिला पाया जाता है जिसके दम पर यह एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है, गति करता है और वहां पर पहुंच करके एक नए जीव के उत्पत्ति करता है। तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग चल बीजाणु के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास या बाउचेरिया, ये सभी के सभी क्या है, चल बीजाणु के एग्जाम्पल्स। ये सभी के सभी क्या है, चल बीजाणु के एग्जाम्पल्स है। तो इसमें साधारण सी बात यही हुई कि वैसा बीजाणु जिसमें गतिशीलता पाई जाती हो उसे हम लोग चल बीजाणु कहेंगे और मुख्य रूप से यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, बाउचेरिया, ये सब इसका आप लोग एग्जाम्पल्स समझ सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके कुछ बीजाणु के बारे में बताते हैं, उसका पिक्चर बताते हैं और इसमें से आपका जो कोनेडिया है उसका स्वच्छ चित्र एग्जाम में आपको कई बार पूछा भी जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। देखिए अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया होता है। जैसे अगर आप चल बीजाणु की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो चल बीजाणु होते हैं ये यहाँ पर आपका क्या है, एक बीजाणु है। यहाँ पर आपका जो एक चित्र बना है ये क्या है, बीजाणु। यानी बीजाणु का मतलब होता है कि सूक्ष्म कोशिकीय। बीजाणु मतलब हो गया सूक्ष्म कोशिकीय, मतलब इसकी जो कोशिका होती है वो काफी सूक्ष्म होती है और ये पतली भित्ति वाली होती है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। इसके अंदर वाला जो जीव द्रव्य होता है उसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है और यह विभाजन के जो परिणाम स्वरूप होते हैं क्या होते हैं कि 2 भागों में बढ़ जाता है। आप देख रहे होंगे इसी के अंदर क्या होगा कि 2 भाग में ये विभाजित होने लगा और 2 भाग में या फिर ये 4 भाग में भी या 2 से अधिक भागों में भी ये विभाजित हो सकता है। और इसकी जो अंदर वाली जो जीव द्रव्य है वो विभाजन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि फिर से एक नए स्वतंत्र बीजाणु का निर्माण कर लेता है और इस बीजाणु में जो आपको केशनुमा संरचना दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैजिला।
और इस फ्लैजिला की मदद से ये क्या होता है कि पानी में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद क्या करता है कि अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा बीजाणु होता है, इसको हम लोग चल बीजाणु के नाम से जानते हैं। जैसे ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, इसको आप लिख उतार भी सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। ये चल बीजाणु का हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल्स हो गया। ये चल बीजाणु का हमारा एक एग्जाम्पल्स हो गया। अगर हम दूसरा बात करें कोनेडिया का, अगर हम बात करें कि कौन कौन सा विधि होता है, तो चल बीजाणु की जो दूसरी विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोनेडिया। हम लोग क्या बोलेंगे, कोनेडिया। कोनेडिया यह अनेक कवक जैसे कि एस्परजिलस, क्या लिखा है, एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम इत्यादि में पाया जाता है। अगर हम कोनेडिया की बात करें, जो देखिए कोनेडिया क्या होता है कि कोनेडिया एक ऐसा बीजाणु है, याद रखो कोनेडिया एक ऐसा बीजाणु है जो कि जीवों के शरीर के ऊपर पाई जाती है, जो कि जीवों के शरीर के ऊपर पाई जाती है। तो किन किन जीवों के शरीर के ऊपर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम इत्यादि के शरीर के ऊपर पाई जाती है। कोनेडिया एक अचल होता है, माने अचल होता है कि इसमें स्वयं से गति करने की क्षमता नहीं पाई जाती। अगर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, उसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, या तो हवा में उड़ के चला जाएगा, या फिर किसी कीट पतंग या जीव जंतु के द्वारा इसका ट्रांसफर होता है। लेकिन वास्तव में इसमें क्या होता है कि स्वयं से गति करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब ये कोनेडिया क्या होता है, अचल होता है। कोनेडिया का निर्माण क्या होता है, कोनेडियोफोर के ऊपर श्रृंखलाबद्ध रूप से होता है। कोनेडिया वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है और वहां पर अंकुरित होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोनेडिया क्या है। कोनेडिया एक प्रकार का जीव के ऊपर पाए जाने वाला बीजाणु है, और यह बीजाणु अचल बीजाणु है। अचल बीजाणु का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का गति नहीं पाया जाता, यानी ये किसी न किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। जैसे कि हवा एक माध्यम है, तेज हवा बहेगा और कोनेडिया उड़ करके क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। अगर बात करें कि ये किसके किसके ऊपर पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा एस्परजिलस के ऊपर, एल्ब्यूगे के ऊपर, पेनिसिलियम के ऊपर, समझे। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ये पहुंचता है तो इसमें क्या होता है, परिकीर्णन होता है, और ये एक नए जीव को उत्पन्न करता है, एक नए कवक को उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कोनेडिया का चित्र दिखाया है, ये कोनेडिया का चित्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको ऊपर में स्पोर बना हुआ है, जो छोटा छोटा आपको स्पोर दिख रहा है, यही वास्तव में क्या है, कोनेडिया। कोनेडिया बोलिए या फिर इसको बीजाणु बोलिए। ये जब तेज हवा चलेगा तो यही कोनेडिया क्या होगा कि हवा में उड़ते हुए किसी दूसरे स्थान पर चलाएगा, और वहां पर अब इसका परिकीर्णन हो गया, और इस परिकीर्णन के मदद से ये क्या करेगा, यहाँ पर एक नए कवक का निर्माण करेगा, फिर से एक नए जीव का, एस्परजिलस हो या जो भी हो, पेनिसिलियम, उसका निर्माण करेगा। तो ये आपका कोनेडिया का स्वच्छ चित्र है। इसको निश्चित रूप से कॉपी में बना कर रखिएगा। ये कभी कभी आपके 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। ये सवाल आता है कि कोनेडिया का स्वच्छ चित्र बनाए, तो इस पिक्चर को आपको बनाना पड़ता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, बीजाणु निर्माण का एक अचल बीजाणु का उदाहरण है, अचल बीजाणु का उदाहरण है। क्योंकि इसके ऊपर ये जो कोनेडिया पाया जाता है, इसमें गति नहीं होती है। ये होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता है। तो इस पिक्चर को आप निश्चित रूप से बना लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका आप आराम से ले सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें तीसरा, तो इसका नाम होता है एस्पोरेंजियोस्पोर। एस्पोरेंजियोस्पोर यानी तीसरे प्रकार के बीजाणु निर्माण का अगर हम उदाहरण लें तो तीसरा उदाहरण हमारा होता है एस्पोरेंजियोस्पोर। एस्पोरेंजियोस्पोर ये भी एक प्रकार का अचल बीजाणु है। अचल बीजाणु का मतलब इसमें भी अपने से स्वयं से गति नहीं है। मैंने शुरू में जो आपको एक बताया था वो चल बीजाणु था, और इसके बाद दो उदाहरण मैंने आपको दिया, वो क्या है, अचल बीजाणु का उदाहरण है। तो एस्पोरेंजियोस्पोर भी क्या है, एक प्रकार का अचल बीजाणु होता है, जिसका निर्माण जो है वो बीजाणु धानी के अंदर होता है, और इनका परिकीर्णन भी किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा ही होता है। जैसे कोनेडिया का परिकीर्णन जो है ना वायु के द्वारा होता था, उसी तरह एस्पोरेंजियोस्पोर का भी क्या होता है, परिकीर्णन वायु के द्वारा होता है। ये हवा में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं,
और वहां पर पहुंच करके नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो ये भी हमारा बीजाणु निर्माण का क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर हमको स्पोरेंजियो स्पोर का कुछ चित्र बनाए हैं और इसके ऊपर में पाए जाने वाला जो छोटा छोटा फर होता है उसको बीजाणु कहते हैं, और वो हवा में ट्रेवल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है और वहां पर पहुंच करके नए जीव को उत्पन्न करता है। इस प्रकार मैंने बीजाणु निर्माण में आपको कुल मिलाकर के 3 उदाहरण दिए, जिसमें एक अचल बीजाणु का उदाहरण हो गया, और एक चल बीजाणु का उदाहरण हो गया, और 2 आपका हो गया अचल बीजाणु का उदाहरण। तो इस पिक्चर को भी आप आराम से उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट से लेकर के। चलिए, अब हमारा जो चौथा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं विखंडन, यानी अलैंगिक प्रजनन का जो हमारा चौथा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं विखंडन, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। अलैंगिक प्रजनन की ये चौथी विधि है। इसमें मातृ कोशिका का शरीर 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई मातृ कोशिका वाला जीव है, इसका शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। टूटने के कारण इसमें लहर की क्रिया उत्पन्न होगी। जैसे मान लो कि आपका हाथ जब कट जाता है वहां पर लहर की क्रिया उत्पन्न होती है, वेव होता है, वहां पर दर्द होता है। इसी तरह जब विखंडन की प्रक्रिया में मातृ कोशिका का शरीर टुकड़ों में बंटता है तो उसके टुकड़े में बंटने के कारण वहां पर लहर की क्रिया उत्पन्न होती है, जिसके कारण पुराने भाग का क्षय या मृत्यु हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक पुराना भाग है, इसको कई भागों में आपने तोड़ दिया। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एक्स नाम का कोई पुराना जीव था, इसमें विखंडन हुआ, टूटा, ये ए बी सी डी और ई भागों में टूट गया। लेकिन क्या हुआ कि इसके टूटने के कारण इसमें लहर की क्रिया उत्पन्न हुई, यानी वेव एक्शन हुआ, और इस वेव एक्शन के कारण ये जो एक्स वाला जीव है ये नष्ट हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये क्षय हो जाएगा। अब बाकी आपका ए बी सी डी और ई जो है, इससे एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो साधारण सी बात है कि प्रजनन की इस विधि को हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं। फिर से आराम से समझिए, विखंडन का मतलब होता है क्या, कि जब किसी जीव में क्या हो कि विखंडन की प्रक्रिया हो, जब वो कई भागों में टूटे तो इस टूटने के कारण लहर की क्रिया उत्पन्न होती है, वेव एक्शन होता है, और इस वेव एक्शन के कारण जो मूल जीव होता है, जो इसकी जो मातृ कोशिका होती है, जिसमें कि जो ये बीच वाला भाग है जिसको अब मैंने एक्स नाम दिया, इसका क्षय या मृत्यु हो जाएगा, और इससे जितने भी टुकड़े होंगे उन टुकड़े से एक एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं विखंडन। प्रजनन की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। अगर हम विखंडन के उदाहरण की बात करें तो स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और हाइड्रा ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्या होता है कि विखंडन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। मतलब ये कई भाग में टूट जाता है और टूटने के कारण लहर या वेव एक्शन की क्रिया होती है, इसके द्वारा क्या होता है कि मातृ कोशिकाएं मर जाती है और टूटे हुए भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं। प्रजनन की इस विधि को हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं, और इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और हाइड्रा। तो इस टॉपिक को भी आप स्क्रीनशॉट्स करके रख सकते हैं। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं। हमारा जो अब अगला टॉपिक होगा वो है कायिक अलैंगिक प्रजनन की 5वां विधि, अलैंगिक प्रजनन का 5वां विधि, जिसको हम लोग पुनर्उद्भवन या रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पुनर्उद्भवन या रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम पुनर्उद्भवन या रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, बीच बीच में देखना पड़ता है। चलिए, पुनर्उद्भवन या रीजनरेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, पुनर्उद्भवन, रीजनरेशन, री का मतलब होता है पुनः, और जनरेशन का मतलब होता है कि नई संतति। इसका मतलब होता है क्या कि एक जीव से फिर से नई संतति बन रहा। इसका मतलब क्या होगा कि यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। पुनर्उद्भवन की क्रिया में जीव के शरीर को यदि कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। कितना इजी है कि जब किसी जीव के शरीर को, जैसे मान लो कि आपके पास एक लक्ष्मण बूटी का पौधा है
और उस लक्ष्मण बूटी के पौधे को आप 20 टुकड़े में काट दिया और प्रत्येक टुकड़े को जमीन के अंदर गाड़ दिया और प्रत्येक टुकड़े से एक नया नया लक्ष्मण बूटी का पौधा उत्पन्न हो जाए, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं। तो इजी है, क्या है इजी, कि जब किसी जीव के शरीर को हम कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और प्रत्येक टुकड़ा से जब एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। पुनरुद्भवन या रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स में स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया। स्पंज को आप कई भाग में बांट दीजिए, जितना भाग में स्पंज को बांटेंगे उतने नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। हाइड्रा को आप कई भाग में काट दीजिए, जितने भाग में आप उसको काटेंगे उससे उतने हाइड्रा नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसमें याद रखिएगा कि पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि जब किसी जीव के शरीर को आप कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उस प्रत्येक टुकड़े से जब एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग पुनरुद्भवन या रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट्स करके रख सकते हैं। चलिए, अब सबसे अंतिम है अलैंगिक प्रजनन की जो छठी विधि है, इसको हम लोग कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर इसका नाम होता है वर्धी प्रजनन के नाम से हम लोग जानते हैं। वर्धी प्रजनन के नाम से जानते हैं। ये हमारा इसका सबसे अंतिम विधि है और ये सबसे लॉन्ग विधि है, जिसका डिस्कशन हम लोग पार्ट 2 वीडियो में भी करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि कायिक जनन या वर्धी जनन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। देखिए बच्चों, एक पौधों में मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। पहला होता है जड़, दूसरा होता है तना, तीसरी होती है पत्तियां, चौथा होता है पत्र परकलिका और 5वां होता है पुष्प। तो याद रखिए, एक पौधों में मुख्य रूप से 5 भाग, पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा पत्र परकलिका और 5वां पुष्प। तो अगर पुष्प से नए जीव की उत्पत्ति होती है तो लैंगिक प्रजनन हो जाता है। इसीलिए अगर हमें कोई पूछे कि कायिक या वर्धी प्रजनन किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कि जब किसी नए पौधे की उत्पत्ति जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से, पत्र परकलिका के माध्यम से या फिर पत्तियों के माध्यम से होती हो, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग कायिक या वर्धी प्रजनन के नाम से जानते हैं। यानी जब किसी पौधे के पुष्प को छोड़कर, बस याद रखना 5 भाग है, उस 5 भाग में पुष्प को छोड़कर, यानी जब किसी पौधे की उत्पत्ति पुष्प को छोड़कर बाकी सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां और पत्र परकलिका के माध्यम से होती हो, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग कायिक या वर्धी प्रजनन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, कायिक या वर्धी प्रजनन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक वर्धी प्रजनन होता है और एक कृत्रिम वर्धी प्रजनन होता है। तो हम अब क्या करेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम लोग डिटेल से कायिक वर्धी प्रजनन के बारे में जानेंगे। क्योंकि कायिक वर्धी प्रजनन भी एक विस्तृत टॉपिक है। हम लोग पार्ट 2 वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कायिक प्रजनन की जितनी भी विधि है, चूंकि इसमें एक लॉन्ग टर्म चलेगा, चूंकि कायिक वर्धी प्रजनन को 2 भाग में बांटेंगे, प्राकृतिक वर्धी प्रजनन और कृत्रिम वर्धी प्रजनन। फिर प्राकृतिक वर्धी प्रजनन के भी 4 विधि होते हैं, उसमें से भी कई का विधि होता है। और इसी तरह कृत्रिम वर्धी प्रजनन के कुल मिलाकर के 7 भाग होते हैं। तो सबको हम लोग डिटेल से जो है ना पार्ट 2 वीडियो में अध्ययन करेंगे। और आपको उम्मीद है कि पार्ट 1 वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के जल्द ही उपलब्ध रहूंगा। तब तक के लिए आप सब अपना विशेष ख्याल रखें। जय हिंद।